हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग आज कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में चैप्टर है, आज है चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। तो चलिए, आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड है तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो इसका पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। इस अध्याय से के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले तीन अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए अब हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। मतलब कि दो देश हैं जो कि बेल्जियम नाम है और श्रीलंका। तो ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इस घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले दो अध्यायों में की गई है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग देखते हैं बेल्जियम और श्रीलंका। तो देखिए, यहाँ पर बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है, मतलब हरियाणा जो पंजाब के पास है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जाति बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। बहुत ही बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इस दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। कहने का मतलब कि डच जो बोलते थे उनके पास संख्या तो ज़्यादा थी, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। तो ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप लोग देख सकते हैं कि भारत का जो तटीय है, जो सबसे साउथ का, श्रीलंका तमिलनाडु के जस्ट नीचे श्रीलंका देश है। आप लोग जानते होंगे, नहीं देखे होंगे तो आज मैप में जाकर देखिएगा। तो श्रीलंका की आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सीलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है, 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी दो समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं तो और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था इससे देश बंट जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। तो देखिए, यहाँ पर है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के
तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। देखिए यहाँ पर है श्रीलंका के जाति समुदाय। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो येलो कलर का बनाया गया है सिंहली, जो कि यहाँ दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर। और श्रीलंकाई तमिल है तो देखिए ये है ऑरेंज कलर से, तो देखिए ये उधर उत्तर साइड में है और उत्तर के किनारे और पूरब साइड में। उसके बाद है भारतवंशी तमिल, तो देखिए उसको बनाया गया है रेड कलर में एकदम, तो देखिए उत्तर में है और बीच में भी है। और फिर उसके बाद मुसलमान दिखाया गया जो कि गोला गोला बनाया गया है उधर एरिया में है, तो आप लोगों ने देखा होगा। देखिए यहाँ पर है बात बोले भेद खोले, क्या है बहुसंख्यकवाद। यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो अब आगे आता है श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास के बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई हैं। 2009 में इस युद्ध का अंत हुआ है। अब आगे आता है बेल्जियम की समझदारी, क्या है? तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखें बॉक्स, तो अभी देखते हैं हम लोग। तो बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है, जैसे कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो अब उसके आगे आता है केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बढ़ गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को
उसका मुख्यालय चुना गया। देखिए यहाँ पर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संसद। देखिए कैसा है, क्या एकदम शीशे का शानदार बनाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको जूम करके। देखिए ये ब्रुसेल्स का संसद है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा इसको अब। तो देखिए एक यहाँ पर नोट दिया है। तो आपको कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यह बात तो कुछ अजीब लगती है। खैर ज़रा सोचने दीजिए। तो सोच रहे हैं ये भाई साहब, आप भी सोचिए। देखिए यहाँ पर है, कोई एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़े और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों की कतरने जमा करें। 5-5 छात्रों के 2 समूह एक साथ यह काम कर सकते हैं। फिर दोनों समूह अपनी सारी कतरन साथ मिलाकर कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं। सारे झगड़ों को उनके स्थान यानी अपने प्रदेश, देश से बाहर के हिसाब से वर्गीकृत करें। इन टकराव के कारण जानने की कोशिश करें इनमें से कितने विवाद सत्ता के बंटवारे को लेकर है। इनमें से किस किस विवाद को सत्ता में साझेदारी तय करके सुलझाया जा सकता है। आगे आता है, बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदारी न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। तो देखिए यहाँ पर एक कार्टून बनाया गया है जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना। देखिए यहाँ पर है जर्मन गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो जानिए क्यों जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहे। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। तो आगे देखिए यहाँ पर खलील की उलझन क्या है ये। तो जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी, देखिए ध्यान से सुनिए कहानी। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी से मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ।
इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर असहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौता का आदर करते हुए उसे मान रहे थे। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती थी। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है, सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए। भले ही वह किसी समुदाय का हो, लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृहयुद्ध देखा है, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्थाएं चलने देते या कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? तो अगर दे सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय यानी राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसा ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, अगर जब हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि नगर पालिका की बात कर रहे हैं और ग्रामीण एरिया की बात कर रहे हैं या राज्य स्तर की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं, तो आप लोग अपने दिमाग में बनाते चलिए कि देखिए केंद्र की बात हो रही है तो जैसे इस समय प्रधानमंत्री जो भी हैं
जिसे मोदी जी हैं तो उनका बात हो रहा है। राज्य सरकार की बात हो रही तो हम लोग अगर उत्तर प्रदेश में है तो योगी सरकार जिसकी है तो उसका उसका बात होगा, जो भी राज्य सरकार में होगा। और ग्राम पंचायतों की बात होगा क्षेत्रीय में, तो भी यहाँ का विधायक कौन है और गाँव में हम लोग के प्रधान कौन है उसकी बात हो रही है। नगर पालिका वगैरह मेयर कौन है तो उसकी बात हो रही है। तो अपने दिमाग में बनाते चलिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं के शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे, मतलब चैप्टर 2 में। चौथा पॉइंट आता है, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। मतलब कि अगर सत्ता का बंटवारा करना है तो उसमें अलग अलग तरीके के लोग, जैसे दबाव समूह वाले होते हैं और जो आंदोलन करते हैं वो लोग होते हैं, तो शासन के लक्ष्य हैं वो अपने नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। मतलब लोगों के सामने ये विकल्प जरूर रहना चाहिए कि अलग अलग पार्टी हो। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। ये बताया ना, जैसे कि पार्टियों में उपलब्ध हो, जैसे कि इस समय है, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है और भी डीएमके है, कम्युनिस्ट पार्टी है, जो भी है सो सब अलग अलग पार्टियों में हो। एक ही पार्टी ना हो जाए कि बस एक ही को चुनना पड़े, अलग अलग तरह की पार्टियाँ हों। जैसे कि हम लोग के भारत में 3600 पार्टियाँ हैं। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं और पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती हैं कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती हैं। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय दिखते हैं। सरकार के विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अब चैप्टर 2 मतलब इकाई 3 में हम राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। देखिए, पार्टियां के बारे में बोल रहा है तो पार्टियां हमेशा अलग अलग तरीके की रहनी चाहिए। एक ही तरीके की रहेंगी तो फिर उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगा ही नहीं। तो अलग अलग पार्टियां रहेंगी, हर बार अलग अलग सरकारें चुन के आती रहती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले कांग्रेस सरकार थी, अब बीजेपी सरकार है, आने वाले समय में जिसकी सरकार होगी तो हमेशा पार्टियां जो जनता चुनती है उसी जो जिसको वोट देगी वो पार्टी चुन कर आएगी। तो वही लोकतांत्रिक देश का एक उदाहरण है। आगे है, सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में से किसमें आते हैं। यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है। देखिए यहाँ पर है, बम्बई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र, देखिए उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के साथ अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करें। दूसरा है, कनाडा के ओरेंटियो प्रांत मतलब राज्य है, ओरेंटियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। तीसरा पॉइंट आता है, रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों द यूनियन ऑन राइट फोर्सेस और लिबरल याब्लोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। इसका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे। फिर चौथा है, नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की है कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। वे यह भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। तो आप लोगों ने देखा कि सत्ता के बंटवारे में यह सत्ता की साझेदारी में 4 श्रेणियां बताए गए हैं। तो इसमें बताना था कि सत्ता का साझेदारी कौन सा किसके साथ कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा है, तो कौन सा लग रहा है बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
देखिए अब यहाँ पे कुछ प्रश्न आ गए हैं, तो अगर प्रश्न करना चाहते हैं तो वीडियो रोक कर, देखिए हम लोग इसको बढ़ा दे रहे हैं, वीडियो रोक कर आप लोग कर सकते हैं इसको। ओके, देखिए यहाँ पर है, और अगर क्वेश्चन करना है तो वीडियो इसको रोकिए और करिए इसको। देखिए उसका आंसर भी दे दिया है। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। सत्ता की साझेदारी हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर 1, जो कि फिर से बता देता हूँ कि हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग चैप्टर 1 कर रहे थे। चैप्टर 1 है सत्ता की साझेदारी, जो कि ये पॉलिटी का सेशन है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।